करुणा एक गरीब औरत थी जो अपने बेटे मयंक और अपनी 2 बेटियां सोनिया और रुचि के साथ रहती थी। एक दिन मयंक खुश होते हुए अपने घर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। पर मेरे बेटे की खुशी का राज क्या है? आखिर मेरा बेटा किस बात पे इतना खुश है? कोई लॉटरी लग गई है तुम्हारी? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, बस खबर ही कुछ ऐसी है ना, एक बार आप सुनोगी ना, आप तो फूले समा नहीं पाओगी। घर में शोर सुनकर सोनिया और रुचि भी अपने भाई के पास आती हैं और अपने भाई को इतना खुश देखकर सोनिया उससे बोलती है, अरे ऐसी कौन सी खुशी है जो तू माँ को फूल में ही नहीं समाने देगा? एक गवार कहीं की, माँ को फूल में समाना नहीं है बल्कि ये कहावत है। माँ इसको कुछ तो सिखाओ यार, ये गवारों वाली बातें करती रहती है जब देखो तब, मोटी बुद्धि कहीं की। ओए हड्डी के ढांचे, दीदी को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एक घुसे में मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बोली गूंगी और दीदी की चमची बोली। अरे बस भी करो, बंद करो लड़ना। मयंक बस भी कर, रुक जा, बात क्या है बता। माँ आपको पता है, आज ना मेरी जॉब लग गई, वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी में। मयंक की बात सुनकर करुणा की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो अपनी आंसू भरे आंखों से मयंक को देखती है और उससे बोलती है, क्या सच में? हाँ माँ मैं सच कह रहा हूँ। और आपको पता है मेरी जॉब कहाँ लगी है? कहाँ बेटा? मुंबई जैसे ना बड़े शहर में जॉब लगी है माँ। हमारा सारा खर्चा कंपनी उठाएगी, और तो और माँ इन दोनों मोटी बुद्धि का ना बोझ भी कंपनी उठाएगी। कुछ ही दिनों में मयंक अपनी पूरी फैमिली के साथ मुंबई जैसे बड़े शहर में चला जाता है। मयंक अब दिन रात मेहनत करता है। मयंक की ऐसी लगन देखकर कंपनी की ओनर की छोटी बेटी उर्वशी मयंक को पसंद करने लगती है। कंपनी की बढ़ोतरी देख उर्वशी अपने ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी रखती है जिसमें उर्वशी काफी सुंदर लग रही होती है। कहीं ना कहीं मन ही मन मयंक भी उर्वशी को पसंद करता है और जब उर्वशी मयंक से अपने दिल की बात करती है तो मयंक उसे इस प्रपोजल से मना नहीं करता। मुझे तुम पसंद हो, मुझे कब तुमसे प्यार हो गया मुझे खुद ही पता नहीं चला। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे ना यकीन नहीं हो रहा, अब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी की मालिक की बेटी मुझसे प्यार करती है। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाया था। अपनी फैमिली को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं और बहुत जल्द उर्वशी और मयंक की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी उर्वशी बिल्कुल नहीं बदलती। वो अपनी सास और अपनी ननद को भी जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी सास और ननद गांव के लोगों की तरह बन के रहते थे। ऐसे ही एक रात उर्वशी अपने घर नशे की हालत में आती है। बहू, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारी सास और माँ मैं ही हूँ। इस तरह से अगर रात भर नहीं आओगी, छोटे कपड़े पहनोगी, रोज रात में ड्रिंक करोगी, सोओगी नहीं, तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? सासू माँ, ये आपका गांव नहीं मुंबई है। आप एक शहर में हैं और इस शहर की सबसे अमीर लड़की। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपकी बहू बनी हूँ, इसीलिए आप मुझ पर अपनी बंदिशें ना ही लगाए तो अच्छा रहेगा। पर बहू, अब तुम्हारी शादी तो हो गई है ना, तुम इस घर की इज्जत हो। कल भी मैंने तुम्हें देखा, तुम कुछ लड़कों के साथ नशे की हालत में घर आई थी, वो भी इन छोटे छोटे कपड़ों में। सोचो अगर मयंक को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? मयंक कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि वो आपकी तरह पुरानी सोच वाला नहीं है और उसे सब पता है। और जिन लड़कों की बात आप कर रही हो ना, वो मेरे दोस्त है, सो प्लीज उनके बारे में इस तरह से घटिया बातें मत करो। अपने घर में शोर सुनकर रुचि और सोनिया नीचे हॉल में आती हैं, जहां वो अपनी भाभी को अपनी मां के साथ इतनी बदतमीजी से बात करते हुए देखकर सोनिया अपनी भाभी से बोलती है, भाभी ये क्या बदतमीजी है? आप माँ से इस तरह कैसे बात कर सकती हैं? और वो आपकी माँ समान है। माँ, माय फुट। मैं तुम दोनों को ना तो परिवार का हिस्सा मानती हूँ और ना ही इस बुढ़िया को मैं अपनी माँ। तो आइंदा से मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत भी मत करना, समझी तुम? भाभी, बदतमीजी की हद होती है, आपने तो वो सारी हदें पार कर दी। रुचि, तुम मुझे तमीज ना ही सिखाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों ना सिखाऊं मैं आपको तमीज? अभी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है तमीज सीखने की। हम आपका परिवार है और आप अपने ही परिवार के साथ इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। तुम इसे परिवार कहती हो? अरे ऐसे परिवार को तो लोग पूछे भी ना, जहाँ दोनों बहनें अपने ही भाई की कमाई खा रही है। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, मुझसे कभी भी ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश मत करना। समय के साथ उर्वशी की बदतमीजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक रात उर्वशी अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने जाती है। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है
पार्टी खत्म होने के बाद उर्वशी का एक दोस्त उर्वशी से बोलता है। उर्वशी, तुम बहुत नशे में हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने घर चली जाऊंगी, मेरी कार बाहर खड़ी है। क्या यार उर्वशी, चलना, तुझे छोड़ देता हूँ। और वैसे भी अपने दोस्तों के साथ अपने घर जाने में क्या ही परेशानी हो सकती है। चल आजा, बैठ जा गाड़ी में। अपने दोस्त की जिद देकर उर्वशी कार में बैठ जाती है। घर आने के बाद उर्वशी के दोस्त उर्वशी के साथ हॉल में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उर्वशी अपनी सास और नंदों को आवाज लगाते हुए बोलती है। माँ जी, रुचि, सोनिया जरा मेरे दोस्तों के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। काफी लेट हो गए हमें आने में। इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कमी रही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी, भाभी की बदतमीजी आए दिन बढ़ती ही जा रही है। अरे भला किसी गैर आदमी के सामने वो हमसे ऐसी कैसे बात कर सकती हैं? जाने दे रुचि, क्या हो गया, भाभी ही तो है। अरे भाभी है तो क्या सर पर चढ़कर नाचेगी? माँ दीदी, मैं तो इसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे जब भी बात किया करो तो तमीज में क्या करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उर्वशी यार, तेरे ये पति के घर वाले कैसे हैं? I mean, कि तू इन लोगों के साथ कैसे रह लेती है? बड़े ही आराम से। शट अप, मेरे दोस्तों से बदतमीजी से बात भी मत करना। ये कोई ऐसे वैसे नहीं है। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी उर्वशी का एक दोस्त उर्वशी की कमर पर हाथ रखता है। उसकी ऐसी हरकत देखकर उर्वशी काफी घबरा जाती है और वह घबराते हुए अपने दोस्त से कहती है। ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग मुझे ऐसे नहीं छू सकते। तुम जानते हो ना, मैं इस शहर की सबसे अमीर लड़की और शादीशुदा भी हूँ। अरे हम लोगों को अपने आगे पीछे घुमाकर तूने अपने ऑफिस के मैनेजर से शादी कर ली। पर देख, शादी करने के बाद भी तू हमारे साथ ही घूम रही है और तू खुद को शरीफ बता रही है। तमीज में रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी। तुम जानते नहीं हो मुझे। जाने मन, हम तुझे जानते तो बहुत अच्छे से है, तभी तो हम तेरे दोस्त भी है। अगर हम तुझे ना जानते होते तो हम तेरे दोस्त भी कैसे बनते? तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो। मैं तुम्हारी ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम मेरे घर में आकर मुझसे ही बदतमीजी नहीं कर सकते हो। अरे बदतमीजी हमने नहीं, बदतमीजी तूने की है अपने घर वालों के साथ। जिसको अपने घर वालों की इज्जत नहीं है वो भला दूसरों की क्या ही इज्जत करेगी? अरे तूने किसी की इज्जत करी है आज तक जो कोई तेरी इज्जत करेगा? वो उर्वशी के करीब आ ही रहे थे, उसी बीच करुणा वहाँ आ जाती है और उनको लाठी से मारते हुए बोलती है। भाग मेरे घर से, निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। उर्वशी को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो अपनी सास से माफी मांगती है। अपनी बहू को माफी मांगते देख करुणा उसको माफ कर देती है, जिसके बाद उर्वशी फिर कभी बदतमीजी से बात नहीं करती। मधुपुर गांव में एक चंचल नाम की लड़की थी। वो अपने भाई पिंटू के साथ रहा करती थी। पिंटू चंचल से उम्र में बहुत छोटा था। अपने माता पिता के जाने के बाद चंचल ही पिंटू का ख्याल रखती थी। चंचल गांव के सरपंच के यहाँ नौकरानी का काम किया करती थी। एक दिन वो काम पर थोड़ा देर से पहुँचती है, तभी सरपंच की पत्नी सावित्री बोलती है। तुम्हारा ये रोज का हो गया है। तुम रोज ही आजकल काम पर देर से आने लगी हो। आज के दिन की तुम्हारी पगार काटी जाएगी, तभी तुम्हें पता चलेगा कि नौकरी पर हमेशा समय पर आना चाहिए। नहीं मालकिन, ऐसा मत करिए। अगर आप मेरी एक दिन की पगार काट लेंगी तो मेरे एक टाइम का खाना चला जाएगा। यहाँ फ्री के पैसे नहीं है। काम करोगी तो दाम मिलेगा, वरना नहीं। अब जाकर काम करो, वरना अभी तो सिर्फ एक दिन की पगार काटी है। ज्यादा बकवास करी तो पूरे दिन की जाएगी। मालकिन, हम गरीबों पर इतना अत्याचार क्यों कर रही है? मैंने कुछ गलत नहीं बोला। और तुम गरीबों की ये तो आदत ही हो गई है कि हर जगह अपनी गरीबी का रोना रो। चुपचाप जाकर काम करो। चंचल वहाँ से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। दिन गुजरते हैं और तनख्वाह का दिन आता है, लेकिन सावित्री चंचल को आधी तनख्वाह ही देती है, जिसे देखकर चंचल दुखी हो जाती है। मालकिन, आज फिर आपने मुझे आधी तनख्वाह ही दी। कभी तो मुझे मेरी कमाई का पूरा हिस्सा दे दिया करो। अच्छा, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें तुम्हारी पूरी तनख्वाह देकर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लूं? पैसे मिलते ही कहीं तुम सबने मेरा काम छोड़ दिया तो? मालकिन, गरीबों का पैसा खाकर आप ठीक नहीं कर रही हो।
कभी न कभी आपको इसका कर्ज जरूर चुकाना पड़ेगा। चंचल आधी तनख्वाह से घर का राशन लेकर अपने घर जाती है। तभी उसका भाई पिंटू से बोलता है, दीदी आज आपको आने में समय लग गया, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ पिंटू, सब ठीक है। पहले तू बता कि तू आज स्कूल क्यों नहीं गया? दीदी वो मैडम ना कई दिनों से स्कूल की फीस मांग रही थी। अगर मैं आज जाता तो वो आज भी मांगती, इसलिए गया ही नहीं। ये ले पिंटू अपने स्कूल की फीस, और कल से एक भी छुट्टी मत करना स्कूल की। दीदी अगर मैं स्कूल की फीस जमा भी करवा दूंगा तब भी मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। वो क्यों? स्कूल की फीस जमा करवाने के बाद भी तुम स्कूल क्यों नहीं जा पाओगे? दीदी ठंड भी तो आ रही है, मैडम ने बोला था ठंड के जो कपड़े होते हैं वो पहन के आने के लिए। अब इतने पैसे स्कूल की फीस के लिए भर दूंगा तो ठंड के कपड़े कहाँ से आएंगे? हम गरीबों की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। ये लो तुम और पैसे ले लो, अब तो पूरी हो जाएगी ना तुम्हारी सारी जरूरतें। हाँ दीदी अब सब हो जाएगा, आप बहुत अच्छी हो। पिंटू चारपाई पर बैठकर पढ़ाई करने लगता है और चंचल राशन लेकर रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। दिन गुजरते हैं और बीतते दिनों के साथ चंचल की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तभी एक दिन काम पर जाते हुए वो अपने मन में सोचती है, सिर्फ मालकिन के यहाँ काम करके गुजारा नहीं होगा, मुझे कोई और भी काम करना पड़ेगा। मालकिन बना हुआ पैसा पूरा नहीं देती तो तनख्वाह कहाँ से बढ़ाएंगी? आ गई तुम? हो गया तुम्हारा समय काम पर आने का? जी मालकिन, हो गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, गांव में मेरी बहन सन्नो के घर चली जाओ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके घर कुछ मेहमान आने हैं। जी ठीक है मालकिन, आप जैसा कहें। लेकिन हाँ, वहाँ कोई ऐसा काम मत करना कि मेरी बदनामी हो। जो करना साफ सफाई और अच्छे से करना। जी मालकिन, आप चिंता ना करें, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। चंचल सन्नू के घर के लिए निकल जाती है और रास्ते में चलते चलते सोचती है, चलो एक दिन के लिए ही सही, लेकिन इस कंजूस मालकिन से पीछा तो छूटा। मुझे मालकिन ने भेजा है आपके घर। हाँ हाँ चंचल, जानती हूँ। मैंने ही छोटी से कहा था कि वो तुम्हें मेरे घर भेज दे। वो क्या है ना, मेरी कमर में बड़ी दिक्कत है, मुझसे ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। कोई बात नहीं मालकिन, आप आराम करिए, मैं सारे काम कर लूंगी। चंचल रसोई में जाकर खाना बनाने लग जाती है और कुछ घंटों में ही वो रसोई से लेकर पूरे घर का सारा काम खत्म कर देती है। तभी अचानक से रसोई की सफाई करते हुए उसके हाथ से कांच का महंगा डिनर सेट जमीन पर गिरकर टूट जाता है। तभी सन्नो भागते हुए रसोई में आती है। ये क्या हो गया? ये तो टूट गया। माफ करना मालकिन, गलती से टूट गया, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, मैं सेट की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है तुमने जानकर नहीं तोड़ा होगा। तुम तो ठीक हो ना? जी मालकिन, मैं ठीक हूँ। ठीक है, फिर जल्दी से चाय नाश्ता लेकर बाहर आ जाओ। मेरा भतीजा और उसकी माँ आ गए हैं। जी मालकिन, अभी लाती हूँ। मालकिन, मैंने फिर से रसोई साफ कर दी है और बचे हुए बर्तन को भी धो दिया। अब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तुम सच में बहुत मेहनती हो। पूरा दिन काम करके भी तुम्हारे होठों पर हंसी है। नहीं नहीं मालकिन, आप मुझे क्यों पैसे दे रही है? मुझे तो मेरी तनख्वाह आखिर में मिल जाएगी सावित्री मालकिन से। मैं ये पैसे तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए दे रही हूँ, और मेहनत के पैसों के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ मालकिन, लेकिन फिर भी ये पैसे नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि अगर मालकिन को पता चला कि मैंने आपसे पैसे लिए तो वो मेरे पूरे दिन की तनख्वाह काट देंगी। अगर आपको कुछ करना है तो मेरे लिए काम दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तुम चिंता मत करो, छोटी को कुछ पता नहीं चलेगा। और रही बात काम की, तो उसका भी तो कुछ देखती हूँ।
सन्नो की बात से चंचल को थोड़ा सहारा मिलता है और वह सन्नो के दिए हुए पैसों को लेकर अपने घर आ जाती है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ सन्नो चंचल को गांव के एक हॉस्पिटल में रात के समय साफ सफाई का काम करने की नौकरी लगवा देती है। चंचल दिन में सावित्री के यहाँ काम करती और रात के समय हॉस्पिटल में, और उससे आने वाले पैसे से वो अपने भाई को पढ़ाया करती। अपनी बहन को दिन रात मेहनत करता देख पिंटू को बहुत बुरा लगता था। एक दिन पिंटू चंचल को खाना देने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और देखता है कि वो पोंछा लगा रही होती है। दीदी, मैं कल से ना स्कूल छोड़ दूंगा। मुझे पढ़ाई करने का ना बिल्कुल मन नहीं करता। उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेरे कारण आपको अपने जीवन में सुख नहीं मिल पाता। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम इतनी रात में हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? वो दीदी, कल ना परीक्षा है, मैं उसी की तैयारी कर रहा था। फिर मुझे याद आ गया कि आज आप खाना लेकर नहीं आई हो, तो मैं आपके लिए खाना लेकर आ गया। और वैसे भी अस्पताल घर के पास है। ठीक है, मैं खाना खा लूंगी। अब तुम घर जाओ, कल पेपर है तुम्हारा, तो थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है दीदी। चंचल के कहने पर पिंटू घर आकर सो जाता है और सुबह होने पर तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो पेपर देकर स्कूल से घर लौट रहा होता है। तभी उसी के गांव का एक महेश नाम का आदमी उसे आवाज देकर बोलता है, जो कि लॉटरी का काम करता था। पिंटू बेटा रुको, जरा मेरी बात तो सुनो। पिंटू बेटा। हाँ महेश काका, क्या हुआ? आप मुझे आवाज दे रहे थे। बेटा, तुम करोड़पति बन गए हो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए हैं, समझ लो। अब चंचल बिटिया को कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने तुम गरीबों पर पैसों की बारिश कर दी है, बारिश। काका, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जरा साफ साफ बताते तो समझ में भी आता। पिंटू बेटा, तुम्हारी 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। अब तुम तो अमीर हो गए भाई। तुम दोनों भाई बहन के अब सारे सपने पूरे हो गए। 2 करोड़? क्या बात कर रहे हो काका? मैं तो ये सुन के पागल हो जाऊंगा। मैं अभी जाके दीदी को बताता हूँ और दीदी भी बहुत खुश होंगी। धन्यवाद काका, ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके कारण हुआ है। ना आप उस दिन मुझे लॉटरी का टिकट के लिए बोलते और ना ही ये सब हो पाता। पिंटू भागते हुए घर आता है और चंचल को गले लगाकर कहता है, दीदी, हमारे सारे दुख दूर हो चुके हैं। हम गरीबों के ऊपर पैसों की बारिश होने वाली है। ये क्या बोल रहे हो तुम? साफ साफ बोलो। वैसे ही आज तबीयत ठीक नहीं थी, काम पर जाने में लेट हो गया। दीदी, अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है आपको। पहेलियां मत बनाओ, सही सही बताओ। पिंटू चंचल को अपनी लॉटरी लगने वाली सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करते हैं, साथ ही अपने नए जीवन की शुरुआत भी करते हैं। सरला अपनी बेटी सूरज की शादी के लिए परेशान थी। सूरज की शादी की उम्र हो चुकी थी और सरला चाहती थी कि सूरज की शादी के बाद वो अपने बच्चों से फ्री हो जाए। सूरज के अलावा सरला की 2 और बेटियां थीं, जिसकी सरला शादी कर चुकी थी। अब एक रोज सरला के घर सरला के दामाद कपिल का आना होता है। माँ जी, आपने साले साहब की शादी के लिए कहा था, उसी सिलसिले में आना पड़ा। ये देखिए लड़की की फोटो, अपने सूरज के लिए कैसी रहेगी? अरे दामाद जी, लड़की तो बड़ी सुंदर है। क्या बात है, सूरज के लिए तो आपने 1 नंबर लड़की ढूंढी है। लेकिन लड़की ठीक तो है ना? मतलब काम काज तो जानती है घर का? एकदम खड़ा सोना है लड़की। संस्कार तो जैसे विरासत में मिली हो लड़की को। ना ज्यादा बोलना, ना किसी से मतलब, सब पता किया सासू माँ। ऐसे कैसे किसी भी लड़की की फोटो दिखा देंगे आपको? लाइए दामाद जी, ये फोटो मुझे दे दीजिए। सूरज के पापा को दिखा दूंगी। बस उन्हें दिखाना ही है। पसंद तो शुरू से इस घर में मेरी ही चलती आई है। तो मैं रिश्ता पक्का समझू ना? अरे हाँ हाँ दामाद जी, बिल्कुल पक्का समझो आप ये रिश्ता। सरला को अपने दामाद कपिल की दिखाई लड़की अपने बेटे सूरज के लिए पसंद आ जाती है। अब इधर सूरज देर शाम अपनी बहन के घर गया होता है। वहाँ सूरज की बातचीत में सूरज के जीजा मोहन सूरज को एक अच्छी लड़की की फोटो दिखाते हैं। साले जी, इसे देखिए और बताइए ये लड़की कैसी है? जीजा जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे, मेरी दीदी के होते हुए आप मुझे एक लड़की की फोटो दिखा के कह रहे हो देख देख इसे कैसी है?
कैसी बात करते हो यार, शर्म आनी चाहिए आपको। साले जी सच में आप बहुत ज़्यादा ही भोले हैं। ये मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। मेरे गले तो पहले ही आपकी माँ ने घंटी बांध रखी है। तो आपके कहने का मतलब है कि ये लड़की मुझसे शादी करेगी? सच्ची? मतलब मेरा मतलब है कि ये लड़की वैसे है तो सुंदर, मुझे तो ये पसंद है, लेकिन एक बार आप मम्मी पापा को दिखा देते तो ज्यादा अच्छा होता। अरे साले जी वो तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सासू जी और ससुर जी को तो मैं यूं मना लूंगा। ठीक है जीजा जी, आप ना मम्मी से बात कर लो, और मुझे ना इस शादी से कोई एतराज नहीं है, मुझे तो खुशी हो रही है। सूरज जब रात को घर पहुंचता है तो सरला सूरज के लिए खाना लगाती है और अपने बेटे सूरज से कहती है, सूरज, मैं क्या कह रही थी, अब तो तेरी शादी की उम्र हो चुकी है, तो मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। अच्छा देखी होगी तो क्या हो गया माँ, आप मुझे बता क्यों रही हो? आपने देख लिया, आपको पसंद आई तो ठीक है ना, मैं कर लूंगा। वैसे भी माँ, आप लोगों के फैसले को आज तक मैंने टाला है नहीं ना, तो आज कैसे टाल दूं? अरे बेटा, शादी ब्याह का मामला है, पूछना तो पड़ता है। कल को मैं तेरी शादी करवा दूं और तुझे लड़की पसंद ना हो तो मुझे थोड़े ही उसके साथ जिंदगी बितानी है। अरे मेरी प्यारी माँ, कितनी भोली हो आप। माँ मुझे पता है जीजा जी करवा रहे रिश्ता, अरे उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था आपसे कि उन्होंने लड़की देखी है मेरे लिए। अरे ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुझे लड़की तो पसंद है ना? हाँ माँ मुझे पसंद है, आप बातचीत ना आगे बढ़ाओ। सरला अपने बेटे की सगाई की डेट रखती है। दामाद जी, सूरज को भी लड़की पसंद है, अब बस सगाई की डेट हम मिलकर पक्की कर लेते हैं। तो आप सभी रिश्तेदार को बता दीजिए और मोहन को भी बता दीजिएगा कि सूरज की सगाई है। बाद में पता चलेगा तो बुरा लगेगा। उसे तो ये बात सूरज ही कह देगा, उसकी और दामाद जी की तो अच्छी बनती है। सूरज, अपने जीजाजी से कह देना कि सगाई की डेट रखी जानी है। जी माँ, मैं बोल दूंगा। इधर सूरज मिलकर अपने जीजा मोहन से सगाई की डेट के बारे में कहता है। लड़की तो माँ को भी पसंद है और उन्होंने कहा कि सगाई की डेट रखो, तो मैं तो कहता हूँ ना जीजा जी कि आने वाले संडे को रख लेते हैं सगाई की डेट, क्या बोलते हो? तुमने तो मेरा काम एकदम आसान कर दिया। चलिए लड़की वालों से मैं बातचीत करता हूँ, वो भी सगाई के लिए मान ही जाएंगे। अब दोनों तरफ की सगाई की डेट फिक्स हो जाती है और शुरू होती है सगाई की तैयारियां। इधर सूरज को लड़की पसंद थी, उसका नाम था सीमा। सीमा भी अपनी सगाई की तैयारी में थी और वो अब अपनी सगाई की बात अपनी सबसे खास दोस्त नेहा से मिलकर उसे बताना चाहती थी, जिसके लिए वो अपनी दोस्त को फोन करती है। अरे नेहा, आज शाम में कॉफी कैफे मिलते हैं, वहाँ आ, तुझे एक गुड न्यूज देनी है। हाँ शाम में मिलते हैं, और मुझे भी तुझे कुछ खास, बहुत खास बताना है। देर शाम सीमा और सीमा की दोस्त नेहा एक कॉफी कैफे में मिलते हैं। अच्छा चल, पहले तू बता, तू क्या कह रही थी, क्या बताने वाली है? अच्छा चल, मैं ही तुझे पहले बता देती हूँ। इस संडे को मेरी सगाई है, अब कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे, तुझे आना ही पड़ेगा। मजाक कर रही है ना? बता ना, किसने बताया कि मेरी संडे को सगाई है? माँ से बात की या फिर मेरी छोटी बहन से? अरे तू अब मजाक कर रही है, मैं तो सीरियस हूँ। माँ पापा ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा है। यार मेरी भी संडे को सगाई है, मेरे लिए भी अच्छे घर से रिश्ता आया है। यार ये क्या इत्तेफाक है, सच में मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमें शॉपिंग पर भी तो जाना है, सब कुछ जाने अनजाने मिल ही रहा है, तो हम दोनों के कपड़े क्यों अलग हो, वो भी तो सेम ही होंगे ना। दोनों शॉपिंग पर निकल जाती हैं और ढेर सारी शॉपिंग करती हैं। इधर ऐसे ही समय बीत रहा था, लड़की और लड़की वालों की सगाई की तैयारियों के साथ, और आखिरकार अब वो दिन आ ही जाता है जब सूरज की सगाई होनी थी। अरे सासू माँ, लड़की वाले आ गए। कहाँ हैं सब लोग? सब लोगों को बुलाइए स्वागत के लिए। अरे दामाद जी, जैसी फोटो दिखाई थी उससे भी सुंदर लड़की है, नजर ना लगे मेरी होने वाली बहू को। नेहा तो आ चुकी थी। कुछ देर बाद एक और गाड़ी आती है जिसमें से एक सुंदर सी लड़की निकलती है, और वो थी सीमा, जिसे मोहन ने पसंद किया था, और सूरज ने लड़की की फोटो देखकर हामी भरी थी। अरे सीमा, तू यहाँ कैसे?
तेरी तो आज सगाई है ना? अरे यही सवाल तो मैं तुझसे पूछने वाली थी। तेरी सगाई का क्या हुआ? ये सगाई के बाद यहाँ आई है तू? अरे नहीं नहीं, मैं तो अपनी ही सगाई में हूँ। यहाँ भी तू मजाक कर रही है ना? बताना, मेरे लिए अपनी सगाई छोड़कर आई है ना तू? मैं अपनी सगाई में हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हम दोनों एक जैसा क्यों बोल रही हैं? कहीं हमारा दूल्हा भी तो? अरे नहीं नहीं, ये क्या बोल रही है तू? अब दो लड़कियों को एक ही ड्रेस में देखकर शादी में मौजूद लोग भी बातें बनाने लगते हैं। अब मोहन अपनी सास के पास आता है। सासू जी, आप दुल्हन को लेने क्यों नहीं आई? वहीं से खड़ी खड़ी देख रही थी बस। अरे दामाद जी, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? दुल्हन तो वो वाली है ना? लेकिन मैंने तो आपको और सूरज को वो दूसरी वाली लड़की दिखाई थी। इस बात पर सास और दामाद के बीच बहस होने लगती है और सारी बातें सामने आने के बाद सरला सूरज से कहती है, तेरी शादी में ये जितने भी बवाल हुए हैं ना, तेरे बस ये दोनों जीजाजी के कारण। लड़की वाले भी 10 सवाल कर रहे हैं। माँ, आपका जो भी फैसला होगा मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन जिंदगी तो तुझे काटनी है। मैं तो कह दूं, नेहा अच्छी है, लेकिन तुझे सीमा पसंद है। ठीक है माँ, तो जैसा कि मैंने पहले जीजाजी से कहा था कि मुझे सीमा पसंद है, तो मैं सीमा से शादी करना चाहूँगा। बाकी उनका फैसला, वो जो भी करे। नेहा अपनी दोस्त की खातिर इस रिश्ते को मना कर देती है और अपनी सहेली सीमा से कहती है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और फिर तो मैं ये रिश्ता सिर्फ माँ और पिताजी के कहने पर कर रही थी। और जब मेरी दोस्त को लड़का पसंद है तो क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ? सच में तू मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी जान है। चल अब देर मत कर, मुहूर्त निकला जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो मेरा मन बदल जाए। और साले साहब की सगाई में इतना बवाल मचने के बाद आखिरकार सीमा की सगाई सूरज से हो जाती है।